Good morning, children. Welcome to online class. And now, today, I am going to take class. See here, class 8. First of all, I would like to write here date, and today is 11. And this is for class 8. And subject SST. So listen carefully, all of you. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे मैंने टॉपिक को पहले ही डिटेल कर चुका है, और मैं फिर से एक बार, आपने देखा होगा, आप देखिए यहां देख सकते हैं, लेट अस सी हियर, आई राइट देयर बैटल ऑफ प्लासी. हो सकता है कोई बच्चे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में नहीं समझे हो, तो चलिए आज मैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आपको मैं बता देने जा रहा हूं. सबसे पहले इस चीज को जाने कि आखिरकार बैटल ऑफ प्लासी होने का क्या कारण था. तो आज हम जानेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी, सबसे पहले देखिए कि बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश. बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और एक काफी यंग नवाब था. उसने सब चीज का सर्वे किया तो बंगाल का फाइनेंशियली कंडीशन जो है उतना ठीक नहीं हो रहा था. तो आखिरकार कारण क्या था? जब उसने ऐसा देखा तो पाया कि जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ ट्रेडिंग के लिए जो रेवेन्यू लगाया था, टैक्स लगाया था, वो माफ किया था. वो टैक्स माफ कर दिया हुआ था. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आड़ में बहुत सारे इसके ऐसे करप्टेड ऑफिसर्स थे जो अपना पर्सनल ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए थे. और पर्सनल ट्रेडिंग स्टार्ट करने की वजह से उनको काफी राजस्व वसूली में कमी आ रही थी. इसके जो आर्मी थे, इसके ईसीआई कंपनी के जितने भी सारे जो ऑफिसर्स थे, वो इंटरनली अफेयर्स में उन लोगों को इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिए थे. मतलब किसी न किसी तरह से वो लोग हमेशा नवाब के कार्यकाल में दखलंदाजी किया करते थे. तो ये सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया. फिर दूसरी बात, जैसे जैसे इनका ट्रेड बढ़ते गया तो इन्होंने क्या किया कि अपने किला बनाना स्टार्ट किया और किलाबंदी भी स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण उसने अपने सेफ गार्ड्स को वहां पे बैठा लिया और तरह तरह की पॉलिसी को जो है वह धीरे धीरे अपने आप को ट्रेडिंग के आर में ईसीआई कंपनी ने, ईस्ट इंडिया ईआईसी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को स्टेबल करना चालू कर दिया, जो कि सिराजुद्दौला को पसंद नहीं था. एक कासिमा बाजार है, कासिमा बाजार में ब्रिटिश का किला था और किले पर उसने लड़ाई की और अपने सैनिकों को भेजकर वहां कितने सारे ब्रिटिशर्स का खात्मा किया और उसके वेपन्स को छीनकर और उसके किले पर अपना अधिकार कर लिया. ये सिराजुद्दौला को क्रश करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि ये जान गए थे कि अब सिराजुद्दौला इतना कैपेबल हो रहा है और सिराजुद्दौला में इतनी ताकत हो गई कि अब सीधा ये हमको कॉम्पिटेट करेगा, ये हम पर डोमिनेट करेगा. ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको अच्छी तरह से जान रही थी. अब सिराजुद्दौला से ये डायरेक्ट बैटल किया, डायरेक्ट इनका युद्ध हुआ. तो सिराजुद्दौला इस लड़ाई में, किसकी? बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई में बेचारा हार गया. उसका सबसे बड़ा जो कारण है वह आपको बता दें कि मीर जाफर नाम का एक प्रोमिनेंट लीडर था, एक मिनिस्टर था उसके यहां, जो कि सीक्रेटली हैंड मिला लिया आपका ब्रिटिश से, और जिसके कारण सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी के युद्ध के मैदान में हारना पड़ा, जो कि 1757 ईस्वी में हुआ. और इस प्लासी के युद्ध के बाद में
सिराजुद्दौला को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रारंभ से ही, शुरू से ही जैसे जैसे डोमिनेशन सिराजुद्दौला और ब्रिटिश हुकूमत के बीच जो है वह खींचातानी, कॉन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो गया, तो बंगाल की नवाबी अब कठपुतली सरकार के हाथ में देना चाहते हैं। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वह एक कठपुतली नवाब चाहते थे, जो कि वह नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग वर्क करे। यानी कि जैसे जैसे वह चाह रही है वैसे वैसे वह स्टार्ट। तो जाहिर सी बात है कि मीर जाफर जब ये पपेट नवाब बना तो क्या करेगा? कंपनी की डिमांड्स को अब उसको फुलफिल करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके देखिए कंपनी की डिमांड्स जो है काफी बढ़ती चली गई, और कंपनी की डिमांड्स इतनी बढ़ती चली गई कि अब मीर जाफर को संभाल पाना अपनी नवाबगिरी जो है वह असंभव सा लगने लगा। तो उसने भी डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार से लुहा लिया, बॉयकॉट किया उसका। ये बात अच्छा नहीं लगा उसको, और फिर ब्रिटिश ने क्या किया? मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो मीर कासिम ये चीज पहले से देख रहा था कि सिराजुद्दौला को रास्ते से हटाया गया, मीर जाफर को रास्ते से हटाया गया। तो यह अच्छी तरह से जानता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी का नहीं है, मुझे भी यह कभी ना कभी जो है वो अपने रास्ते से हटा देगी। आखिरकार वह इस चीज को जान गया था। तो बैटल में देखिए क्या है, कॉज ऑफ डिफीट ऑफ प्लासी। प्लासी में युद्ध का हारने का कारण क्या था? तो अनएक्सपीरियंस रूलर सिराजुद्दौला क्या था? अनएक्सपीरियंस रूलर था, नया था। फिर देखिए ब्रिटिश हैव अ सुपीरियर नेवल पावर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत ही अच्छा और पावरफुल नेवल पावर था। फिर नो हेल्प ऑफ टू फ्रेंच, और उसने ये सबसे बड़ी बेवकूफी कर दी कि फ्रेंच से उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला जी ने मदद नहीं लिया। बेवकूफी यही किया, कारण उसे हार का मुंह देखना पड़ा। तो मीर कासिम के बाद में हम आते हैं। देखिए एक छोटा सा आउटलाइन घीर देते हैं, आप देखिएगा। सिराजुद्दौला के बाद बना मीर जाफर, उसके बाद में मीर कासिम। तो यहां देखिएगा, इस लाइन को देखना, दिख रहा है ना? चलिए, मैं आज इसलिए ये थोड़ा साफ साफ लिखा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा राइटिंग बढ़िया से नहीं दिख रहा है। तो मैं उधर लिख के मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को। देखिए इसमें दिक्कतें आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। दिक्कतें इसलिए आ सकती हैं क्योंकि मैं लगातार लिख रहा हूं, तो ऐसा राइटिंग तो भाई बन नहीं सकता। लगातार लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं पहले से ही लिख के आप लोगों को ट्रीट कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं, और हम देखेंगे क्या देखेंगे। वहां से हटके ये बैटल ऑफ प्लासी में। अब बैटल ऑफ प्लासी की जब बात करेंगे तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो 1764 ईस्वी में हुआ। फिर दूसरा देखेंगे आखिरकार बैटल ऑफ प्लासी होने का क्या कारण था। सबसे बड़ी चीज कि मीर कासिम फुलफिल नहीं कर पाया डिमांड्स को, उसको हटा दिया, बोला भाई तुम जाओ हटो, अब मीर जाफर साहब आएंगे। तो मीर जाफर ने पहले देखा कि अरे भाई हमसे पहले जो दूगो था उसके साथ यही हाल हुआ, तो मेरा भी यही हाल होने वाला था। तो उसने क्या किया, एक स्ट्रेटजी तैयार किया। तो क्या स्ट्रेटजी तैयार किया कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, अपने आर्मी को मॉडर्नाइज करना चाहिए, मतलब नए नए विपन से, नए नए चीजों से उनको डिसिप्लिन बनाना चाहा, और आगे उनको इतने पावरफुल बनाना चाहा कि उसके सामने कोई टिक ना पाए। फिर है
इम्प्रूव फाइनेंस बंगाल, वो जान रहा था कि हमारे रेवेन्यू में धीरे धीरे जो है वह हमारा राजस्व वसूली जो है वह कम हो जा रहा है, इसी की वजह से उसके फाइनेंशियली कंडीशन को करना जो है वह शुरू किया उसने। अब तो क्या था इसमें, इसलिए क्योंकि उसने क्या किया कि उसको जो इतने सारे जो हमारे इंडस्ट्री, जो हमारे होममेड इंडस्ट्री जो चल रहे थे हमारे गृह में बंगाल में चल रहे थे, तो उन पे टैक्सेस लगा रखा था। तो मीर जाफर ने उनके भी टैक्सेस जो है फ्री कर दिए। तो देखा कि अरे ये तो आनाकानी कर रहा है, अगर कंपनी भी जो है वह फ्री ऑफ कंपनी की तरह और भी सारे जो है वह फ्री ऑफ टैक्सेस जो है वह ट्रेड करना जब प्रारंभ करेंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बहुत ज्यादा घाटा लगने लगेगा। तो फिर आगे कंपनी बढ़ेगी कैसे? तो उसका सबसे बड़ा आगे कारण यह बना, आइए देखते हैं, बात करते हैं। तब ये चीज को समझ गए ब्रिटिशर्स, और ये बैटल ऑफ बक्सर जो कि अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ। तो आपको हम बता दें कि बैटल ऑफ बक्सर में 3 लोगों ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया बैटल ऑफ बक्सर में। तो कौन कौन है भाई? तो एक मीर जाफर साहब थे, फिर शाह आलम द्वितीय था, और शुजा-उद-दौला था। ये तीनों लोग भाई, पहले मीर जाफर ने कहा कि भाई अगर मैं अकेले करूंगा तो हो सकता है कि कुछ हो भाई, तो हार भी सकता हूं। तो क्या किया, ये तीनों को भाई मिलाया, बोला कि ऐसे ऐसे हम लोग करने जा रहे हैं, और हम तीनों लोग तो ग्रसित हैं ही ईस्ट इंडिया कंपनी से। बोला हाँ चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पाया और देखा कि तीन लोग कौन कौन थे भाई? शुजा-उद-दौला थे, शाह आलम द्वितीय और मीर जाफर। तो शाह आलम द्वितीय, मीर जाफर और शुजा-उद-दौला मिल के भाई बैटल ऑफ बक्सर जो है वो लड़ाई छेड़ दिया। लगभग इन तीनों की सैनिकों मिलाकर लगभग 40 से 45 हजार सैनिक भी इतने इनफ नहीं थे। तो यह बात रॉबर्ट क्लाइव को मालूम हुई, और रॉबर्ट क्लाइव की लीडिंग में, अध्यक्षता में, हेडेड में आपको लीडिंग किया, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बैटल ऑफ प्लासी जो है वह तीनों को हारना पड़ा। और बैटल ऑफ प्लासी हारने के बाद में एक संधि हुई, उसी को बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। क्या हुई? ए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बिटवीन ब्रिटिश सिराजुद्दौला, शुजा-उद-दौला एंड शाह आलम द्वितीय। इन तीनों के बीच में जो है वह हुई। अब इलाहाबाद की संधि में आपको 26 लाख रुपया जो रेवेन्यू अब इस ट्रीटी के अनुसार अब देना पड़ा। यानी कि उसने तय कर लिया कि हमें रेवेन्यू, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू कितनी चाहिए? 26 लाख रुपया सालाना। ठीक है। फिर देखिए, नवाब ऑफ अवध हैड टू पे 50 लाख। फिर अवध की बारी आई, और अवध के नवाब को जो है वो कहा कि तुमको 50 लाख रुपया हर्जाने के तौर पर तुमको देना पड़ेगा, एक कंपनसेशन के तौर पर, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना ज्यादा घाटा हुआ है, इतने ज्यादा जो चीजें जो है वह बर्बाद हुई हैं, उसका कंपनसेशन तुमको देना पड़ेगा। ठीक है। फिर आइए इसका और भी कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, क्या उसका आउटकम्स निकल के आया। रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वह इंप्लीमेंट कर लिया। भाई डुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी जब इंप्लीमेंट कर ली तो देखिए क्या है। तो डुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी में देखिए, नवाब के हाथ में, किसके हाथ में? नवाब के हाथ में सिर्फ क्या था? क्रिमिनल और ज्यूरिडिक्शन था। नवाब के हाथ में क्रिमिनल और ज्यूरिडिक्शन आ गया, और रेवेन्यू उसूलने का काम जो है वह EIC ही कर रही थी। फिर बात घूम फिर के वहीं पे आ गया, ये बेचारे सिर्फ इंटरनल अफेयर्स से देखने लग गए, और रेवेन्यू पर इनका अधिकार हुआ। तो ये मनमाने ढंग से जो भाई फिर रेवेन्यू वाला काम करने लगे, जिसके वजह से इनको कोई मतलब ही नहीं होता था कि अब फेमिनाइन आ रहा है,
अब कोई फेमिनाइन आ रहा है, चाहे कोई भी पेंडेमिक सिचुएशन आ रहा है, जैसे कि फ्लड्स आ रहा है ना, कोई अकाल आ रहा है, ड्रॉट्स आ रहा है, इससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनको उतना तय किया गया रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी जो है वह दिक्कतें जो है वह और भी आना प्रारंभ हो गई, और यही सारी दिक्कतें थी जो नवाब को चेंज होना पड़ता था। तो चलिए और आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप ये उतार लीजिएगा, और उतारने के बाद एक छोटी सी बात आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि इसके अकॉर्डिंग जितने भी सारे जो आपको होंगे क्वेश्चंस, उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।